ये वर्ड हमने पिछले 5 सालों में काफी बार सुना है। Is America heading towards a recession? The Dow's down more than 1,000 points as that global sell-off intensifies. क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है? Overnight, Japan's Nikkei plunged 12%. That is its worst day since 1987. Seems like recession cannot be ruled out just. आपने अक्सर समाचार में अखबारों में एक शब्द पढ़ा होगा, मंदी। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं रिसेशन। कोविड-19 हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल पैलेस्टीन की सिचुएशन हो, जापानीज इंटरेस्ट रेट्स अचानक 30 साल बाद बढ़ना या फिर यूएस फेड्स की रेट्स इंक्रीज करना। Good afternoon. ओवरऑल इन चीज़ों को एक साथ देखें तो एक ही टर्म लोगों के दिमाग में आज काफ़ी सालों से घूम रहा है, वो है रिसेशन। क्या ये एक नेगेटिव सिचुएशन है या फिर एक अपॉर्चुनिटी? चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं रिसेशन होता क्या है या फिर ये स्टार्ट कैसे होती है। एक टर्म है पूरी कंट्री की जो हेल्थ को डिटरमाइन करती है, उसे कहते हैं जीडीपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी होता क्या है? बेसिकली एक कंट्री की जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसे जीडीपी कहा जाता है। आप अगर कोई घर खरीद रहे हैं, आप कोई कार खरीद रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, इन सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन सीधा जीडीपी में होता है। अब समझते हैं इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ की प्राइसेस जब बढ़ जाती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कब होता है? फर्ज कीजिए कोई एक चीज़ जो है जिसकी प्राइस आज 100 रुपये है, उसे कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। पर कभी क्या होता है इकोनॉमी में, जब पैसे बढ़ जाते हैं, जब सबके पास अगर पैसा इक्वली आ जाए या फिर पैसे की होल्डिंग कैपेसिटी लोगों के पास बढ़ जाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उनके कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आता है। अब इससे क्या होता है कि सप्लाई में दिक्कत आती है। जैसे कोई चीज़ अगर कोई एक प्रोड्यूसर बेच रहा है और उसे अफोर्ड करने वाले सारे हैं, तब क्या होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। अब इसको टैकल करने के लिए, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, सारी चीज़ों की सप्लाई इक्वली नहीं हो सकती, प्रोड्यूसर्स उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, दो तरीके अपनाते हैं। या तो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, जैसे आज कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मिल रही हो तो उसकी प्राइस कल 125 या 150 कर दिया उन्होंने। या फिर एक फिनोमेना है जो आप बहुत ऑब्जर्व कर रहे होंगे जिसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी जाती है पर प्राइस सेम रखा जाता है। जैसे मान के चलिए कोई एक स्टैंडर्ड चीज़ जो कि पहले 100 रुपये की मिल रही थी 1 केजी की, वो आज घट के हो गई 870 ग्राम की। तो बीच में जो है वो क्वांटिटी रिड्यूस कर गया पर प्राइस उसकी सेम रही। अब ऐसे ही जब चीज़ें महंगी होती जाती हैं, लोगों का परचेजिंग पावर तब कम हो जाता है। जनरली एक बढ़ती जीडीपी एक कंट्री की अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करती है और एक डिक्लाइनिंग जीडीपी या घटती हुई जीडीपी एक कंट्री की हेल्थ की नेगेटिव साइड को इंडिकेट करती है। तो मान के चलिए अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी लगातार 6 महीने तक घटती रहती है, इस सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं। Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, स्टार्टअप्स बंद हो गए हैं, बहुत सारे जॉब्स गए हैं। शायद आप भी इम्पैक्टेड हैं या फिर आप डर रहे हैं कि आपकी जॉब कहीं ना चली जाए। तो इस सिचुएशन को क्या आप नेगेटिवली देखना चाहते हैं या फिर इसमें से कोई पॉजिटिविटी आप ड्रॉ कर सकते हैं? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जो कि थोड़ी सी आपके लिए रिलीविंग हो सकती है। वॉरेन बुफेट जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों में से माने जाते हैं, उनका खुद का ये कहना है कि मैं ऐसे रिसेशंस और देखना चाहता हूँ। कोई इतना अमीर आदमी ये क्यों कहना चाहेगा? उनकी क्या मोटिव होगी कि रिसेशन वो बार बार देखना चाहें? अब ऐसे रिसेशंस में आपका क्या फ़ायदा हो सकता है? आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप जितने यंग हैं ये वीडियो उतना ही आपके काम के लिए।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, मैं ये सब जानता हूँ, मैंने ये हज़ारों वीडियोस में देखा हुआ है, मुझे आइडिया है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। पर आप ये सोच रहे होंगे कि रिसेशन ट्रिगर कैसे होती है, होता कैसे है। इस चीज़ का कोई डेफिनेटिव जवाब नहीं है, क्योंकि इतने सारे मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो रिसेशन को कंट्रीब्यूट करता है। किसी को भी ये पिन पॉइंट करना पॉसिबल नहीं है कि ये फैक्टर के वजह से ही सिर्फ रिसेशन हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूल्स या फिर कुछ ऐसे थंब रूल्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि यहाँ यही होगा या फिर यही फैक्टर है या फिर यही कंट्रीब्यूटिंग रीज़न है। मार्केट को प्रेडिक्शन कोई नहीं एग्जैक्टली कर सकता है। प्रेडिक्शन वर्ड भी गलत होगा। एक्चुअल जो वर्ड है वो है टाइम द मार्केट, मतलब मार्केट का कब अप होगा या कब डाउन होगा ये एग्जैक्टली कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर सकता। क्या इस बात से आपको चिंता हो रही है? पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। जो भी हो जाए इस सिचुएशन में धैर्य रखिए। और आपको अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारा रूल 2 है, जो कि है मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है। इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो 2008 से ले ले या उससे पहले ले ले, जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, जब ग्लोबल हाउसिंग बबल बस्ट हुआ था, मार्केट्स बहुत नीचे गिर गई थी। रिसेंटली आपने देखा होगा कोविड-19 के वजह से भी मार्केट्स बहुत नीचे गिर गई थी। मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है और हायर हाइस बनाता है। जो उसकी टॉप थी उस लेवल को ब्रेक करके आगे बढ़ता है। चीज़ें महंगी होंगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगी, देश आगे बढ़ेगा, मार्केट हमेशा बाउंस बैक करेगा। जब भी रिसेशन आती है लोग पैनिक में आ जाते हैं, अपने जो होल्डिंग्स है जैसे स्टॉक्स है उनको बेचना चालू कर देते हैं क्योंकि ये गिर जाएगा, कहीं उनको नुकसान ना हो जाए। काफ़ी सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स को विदड्रॉ करके पैसे को अपने पास इकट्ठे करना चालू करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये पैनिक में आके हमें नहीं करना है। 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था वो टाइम पे भी एक डिप देखा था अपने मार्केट में, सारे स्टॉक्स बहुत नीचे ट्रेड कर रहे थे। तब जिन्होंने इन्वेस्ट किया था आज उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ये आप कह सकते हैं कि पिछले 6 साल में ऐसा दूसरा या तीसरा इवेंट हुआ हो जब मार्केट्स नीचे गई हो। अभी जैसे मार्केट्स ऑल टाइम हाई चल रही हैं, इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा हो सकता है अभी मार्केट फिर से नीचे आ जाए तो हम इन्वेस्टमेंट्स कम कर देते हैं, पहले ही सेल कर देते हैं। पैनिक सेलिंग कहते हैं इसे। तो पैनिक में नहीं आना है, हमें कोई सडन एक्शंस नहीं करना है, जिससे हमें हमारा 3rd रूल याद रखना है, जो कि है मार्केट्स इवेंचुअली क्रैश करेंगे। ये मार्केट का नेचर है। अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर है तो नीचे आएगा। मार्केट्स अप डाउन होने हैं। तो हमारी जो आज 3 रूल हमने अभी डिस्कस करी, ये 3 आप लिख लीजिए, क्योंकि ये थंब रूल्स है, ये आपको याद रखना है। इसको लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप कभी भी अपनी स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करेंगे, आप पैनिक में नहीं आएंगे और रिसेशन आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है प्रिपरेशन। जब मार्केट्स अच्छी जा रही हो, जब इकोनॉमी बूम कर रहा है, सबकी सैलरीज अच्छी हैं, जॉब्स अच्छे हैं, लोग क्या करते हैं? खर्चे करते हैं, घर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर स्वाइप कर रहे हैं, चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं। इस समय आप क्या कर रहे हैं? आपको अभी क्या करना है? आपकी क्राइसिस सिचुएशन के लिए अभी से प्रिपेयर करना है। लोग पहले ही क्या करते हैं, सैलरी आते ही साथ आप देखेंगे स्पेंडिंग पे पहले ध्यान देते हैं, अपने शौक पूरे करने पे ध्यान देते हैं। आपको अभी सबसे पहला और सबसे बेसिक जो स्टेप है वो करना है, सैलरी आते साथ उसकी एक पार्ट तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए साइड कर लीजिए। उसके बाद जो बचेगा वो आप अपने खर्चों के लिए रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे ही पैसे आप इन्वेस्टमेंट पर लगा दीजिए, आप कुछ ना खरीदे, आप कहीं घूमने ना जाए, आप अपने शौक पूरे ना करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पे अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास जब सोने का खदान पड़ा होगा, वो सोना निकालने के लिए आपके पास अगर आप टूल्स नहीं होंगे तब तो आपको सबसे बुरा लगेगा। हाँ,
हम इसी बात की तैयारी की बात कर रहे हैं कि जब रिसेशन हिट करेगा, आपके पास कैपिटल्स होना चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपके पास डिस्पोजेबल मनी होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं। जब समय अच्छा जाता है, जब मार्केट्स अच्छे रहते हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहला है लोन्स, हेवी लोन्स, बड़े लोन्स नहीं लेने हैं। हमें हमारा इन्वेस्टमेंट पे, सेविंग्स पे ध्यान देना है। हमें अपनी क्रेडिट स्कोर अच्छी रखनी है। बस इन 3 चीज़ों का ख्याल रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। एक तरीके से आप अपना फ्यूचर प्रूफिंग कर रहे हैं। आप अपने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम पे एक तरीके से पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा। जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, कोलैप्स आता है, सबसे पहली चीज़ जो ट्रिगर होती है वो आप देखेंगे वो है इमोशंस। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जब जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे, 30 साल बाद सारे लोगों ने अपने शेयर्स बेचने चालू कर दिए। हालांकि वो सस्टेनिंग नहीं था, पर पैनिक में लोग आ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं, इमोशनली एक्ट करते हैं, पैनिक में आके एक्ट करते हैं। इन सिचुएशंस में वो चाहते हैं कि किसी तरह से जितना भी उनको कैपिटल बच जाए, वो बेच के उससे निकल आए। इस सिचुएशन का फायदा कौन उठाएगा? क्यों? क्योंकि आपको रूल 2 पता था। रूल 2 क्या था हमारा? कि मार्केट्स हमेशा बाउंस बैक करेगा। हमने ये चीज़ पहले भी देखा हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मार्केट नीचे गया है और कभी ऊपर नहीं आया है। आप इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड थे। आपने अपने फाइनेंसेस अलग से मैनेज करके रखा हुआ था, आपने फंड्स अपने डिस्पोजल में रखा था, आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए हुए थे। अब मौका है आपके लिए। इस सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला तो है, आप जो भी सेविंग्स किए थे, जो भी आपने अपना फंड्स इन्वेस्ट किया हुआ था या फिर आपने जो भी अलग से कैपिटल अपना रखा हुआ था, वो आप अभी डिप्लॉय करेंगे। जब सब कोई पैनिक में बेच रहा है, स्टॉक प्राइसेस कम है, आपको इन्हीं प्राइसेस में, इन डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको इन स्टॉक्स को लेना है, क्योंकि यही जाके बाद में हायर हाइज बनाएंगे। यही स्टॉक्स आगे जाके बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं सुपर नेचुरल प्रॉफिट, वो आपको देने वाली है। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इन्फ्लेशन या रिसेशन के टाइम पे एक अच्छी चीज़ होती है, वो है इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अगर आप इस समय कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं या खरीदते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे ऐसी एक प्रॉपर्टी मिल सकती है और वो प्रॉपर्टी आप आगे जाके या तो रेंट पे चढ़ा सकते हैं या तो फिर आप उसे हायर प्राइस पे बेच भी सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि पहले तो लिक्विडिटी इंश्योर कीजिए। जब आपकी समय अच्छी चल रही हो, जब मार्केट्स हाई पे हो, जब सारी चीज़ें अच्छी चल रही हो, आप अपना फंड सिक्योर करके रखें। ऐसे कोई एक एसेट में रखें जिसको आप लिक्विडिटी इंश्योर करती हो, जो आप तुरंत निकाल सके और इन इकोनॉमिक डाउन टर्न्स में आप सस्ते में अच्छी स्टेबल कंपनीज की शेयर्स खरीद सके, जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी। ये सारी चीज़ें आपको एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पोजीशन में अचानक से ला सकती है। अगेन, मैंने इससे पहले भी कहा था, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम होती है। If you wait till you know everything, it's too late. तो अब टाइम है आपके लिए अपने फ्यूचर को प्लान करना, ताकि अगली बार जब रिसेशन हो आपको इससे किसी भी तरह का डर ना लगे। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं कुछ लिंक्स आपको आपके सेल्फ स्टडी, आपके खुद के रिसर्च के लिए मैं दे रहा हूँ, तो ये आपको रेफरेंस भी देंगी आपको प्रिपेयर कैसे होना है, और ये कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। बाकी आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।